ओ सो सभी को नमस्ते। मेरा नाम आशीष तिवारी है। मैं धन्यवाद करता हूँ नित्य नूतन वार्ता मोहन राय जी को और स्मृति को कि जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे हम अपने काम के बारे में, अपने बारे में एक लोगों के साथ चीज़ों को साझा कर सकें। सो वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नाम आशीष तिवारी है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। मेरी जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो सब दिल्ली में ही हुई। मैं एक मध्यम परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी जो जीवन की जो कहानी है वो थोड़ी-सी उतार-चढ़ाव से भरी हुई है। मतलब कहने तो बहुत सारी दिलचस्प किस्से और कहानियाँ हैं, बट कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो एक आम आदमी की तरह, एक आम बच्चे की तरह ही मेरी कहानी है कि बचपन से पढ़ने-लिखने में थोड़ा होशियार था, थोड़ा ज़िद्दी था, स्टबर्न था। अपनी चीज़ों को लेकर के काफ़ी था कि हाँ, कुछ करना है। तो स्कूलिंग मैंने 3 या 4 स्कूल मैंने बदले हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में और उनमें अलग-अलग माहौल मिला। बट देखा जाए तो स्कूल का जो एक था लाइक 5th तक की एक अलग जर्नी रही। 6 से लेके 8 के बीच में मेरी अपनी जो जीवन की कहूँगा 1st टू 5th एक ऐसा दौर था जहाँ पे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी, बहुत सारे सवाल उमड़ते थे। मतलब लगता था कि हाँ, जब आप पढ़ने में होशियार हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। बट 6 से लेके 8 तक का एक ऐसा फ़ेज़ आया जहाँ पे कहीं न कहीं जो आपके अंदर की एक ऊर्जा थी, वो कहीं न कहीं थोड़ी लो होने लगी। वो इसलिए होने लगी कि उस टाइम पे मन में कुछ सवाल उठने लगे, शिक्षा को लेके, ख़ासतौर पे स्कूलिंग शिक्षा को लेकर के। वो सवाल ये थे कि 5th तक जो पढ़ाया गया, वो 6 में आके थोड़ा-सा अटपटा लगने लगा। जैसे ख़ास तौर पे मैं मैथ्स की बात करूँ तो ये बताया गया कि सिर्फ़ जो मैथ्स है, वो संख्याओं के जोड़ने, घटाने, गुणा-भाग इन रिश्तों पर ही आधारित है और इसी के इर्द-गिर्द पूरी गणित चलती है। पर अचानक से छठी में एक अलग दुनिया शुरू हुई कि वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए। अब देख रहे हैं कि एक्स, वाई, ज़ेड आ गया है, एबीसी आ गया है। तो ये सवाल उठने लगा ये है क्या? ये कैसे जमा करें? अभी तक तो 1 जमा 1 2 करना आसान था, बट ए और बी और एक्स, वाई, ज़ेड ये थोड़ा समझ नहीं आता था। दूसरा कि 5th तक ये इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस शायद नहीं किया था, जब मैं तब की बात कर रहा हूँ। अब तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस भी कर दिया। उस टाइम पे ये होता था, ये सिखाते थे टीचर्स कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो सकती है, बट छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं हो सकती। तो ये सारे सवाल होने लगे और 6 से लेके 8 और 9 तक की मैं कहूँगा कि थोड़ी जर्नी ऐसी रही कि थोड़ा एक जो पढ़ने में रुचि रखता था, वो काफ़ी इंटरेस्टेड बच्चा भी थोड़ा उसका रुझान हटने लगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उस टाइम पे सर्वोदय स्कूल्स की बहुत डिमांड थी। नए-नए सर्वोदय स्कूल खुले थे और लोगों को लगता था कि अगर सर्वोदय स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए, तो आप काफ़ी वेल नोन हैं, काफ़ी आप पढ़े-लिखे समझदार व्यक्ति की श्रेणी में आते थे। तो बड़ा वो किस्सा याद है मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, जिसने कहीं न कहीं एक अंदर अहम भी था और एक कि जब सर्वोदय में एडमिशन लेना था 5th जब मैंने पास की और 6 में एडमिशन लेने के लिए तो उसके लिए टेस्ट देना होता था, रिटन टेस्ट। और मैं रिटन टेस्ट वाले दिन गया, लगभग 70-80 बच्चे रहे होंगे जो उस टेस्ट में एडमिशन के लिए आए होंगे सर्वोदय के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो शुरुआत का टाइम था और काफ़ी उसकी वैल्यू थी। तो टेस्ट पेपर आया मेरे पास और टेस्ट पेपर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में उसको कंप्लीट कर लिया। और मेरे फादर जो मेरे साथ गए हुए थे वो आए, जब मैं बाहर टेस्ट दे कर के आया, टीचर को टेस्ट पकड़ा दिया, उसके बाद बाहर आता हूँ तो उनको लगता है क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गया टेस्ट दे कर के। उसके बाद जो और भी पेरेंट्स थे और बच्चों के साथ जो पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने भी सवाल करना क्या हुआ, पेपर बड़ा मुश्किल था, ये क्या था जो इतनी जल्दी आ गए। मैं कहा ठीक है,
हो गया पेपर, सही सलामत था, अच्छा था, ईज़ी था, ऐसा कुछ ख़ास था नहीं इसके अंदर देने के लिए। तो मेरे फ़ादर ने कहा कि तू ज़्यादा चैंपियन है, तू अपने आप को ज़्यादा समझता है कि इतनी जल्दी टेस्ट दे कर आ गया, बाकी बच्चे जो इतने टेस्ट दे रहे हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं? वो तेरे से कम हैं। तो ये कि सिलसिला मेरा आप यकीन नहीं मानेंगे, जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आया मेरे को रोज़ सुनने को मिलता था कि टेस्ट दे कर के आ गया, अब एडमिशन होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्या समझता है ये अपने आप को। तो हुआ ये कि अब रिज़ल्ट वाला दिन आ गया, रिज़ल्ट लेने गए और तकरीबन 70-80 बच्चे हैं और क्या था कि उस टाइम पे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, मतलब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और उन्हीं बच्चों को हम देंगे। तो काफ़ी मज़ेदार बात ये रही कि लगभग 20-25 नाम बोल दिए गए और मेरे फ़ादर का गुस्सा वहीं पे बढ़ता जा रहा है, वो मुझे वहीं डाँट रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ़िस के बाहर खड़े होके कि मतलब तू बहुत तुर्रम-खा समझता है अपने आप को, ये है, वो है, कि सबके नंबर्स आ रहे थे, नंबर अभी तक नहीं आया। पर एकदम से फिर मेरा नाम बुलाया जाता है और फिर प्रिंसिपल सर जो थे वो कहते हैं कि भाई आपका बेटा तो फर्स्ट आया है। तो मेरे फादर फिर मेरी तरफ देखते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो आधे घंटे में देकर के आया था सब कुछ। तो उस टाइम पे मुझे लगा, मैं उनको देख रहा था कि अच्छा देखा, कह रहा था ना कि मैं हो गया हूँ पास, हो गया हूँ, पर मान लो। तो वो एक इंसिडेंट था जहाँ पे कहूँगा कि इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं था, कॉन्फिडेंट बच्चा जो इस तरह से पूरे उसमें कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके बाद एक फेज आया जहाँ पे थोड़ा सा वो डाउन हुआ। डाउन ये नहीं कि एकदम डल हो गया, पढ़ाई में थोड़ा रुझान था, पर ये सवाल आने शुरू हुए क्योंकि मैथ्स के अंदर अलग चीज़ें आनी शुरू हो गई, इंग्लिश थोड़ी और डिफ़िकल्ट होने लगी। मतलब एक माहौल को देखते हुए कि लग रहा था, पर 8-9 तक ऐसी ज़िंदगी चलती रही और काफ़ी मैं शाय था थोड़ा-सा। मतलब आप थोड़ा चीज़ों को अपने आप में रहना, थोड़ा लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, सिर्फ़ सीमित दोस्ती रखना और काम से काम और उसके बाद जयराम जी के, ऐसा एटीट्यूड था मेरा। तो पर हाँ, 9th से मैं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में एक अलग मोड़ आया। मैंने थोड़ा-सा चीज़ों को हट के सोचना शुरू किया, जो सवाल थे उनके बारे में थोड़ी बात करनी शुरू हुई और तो ज़िंदगी ने वहाँ पे थोड़ी-सी एक अलग, कैसे हुआ ये बड़ा ही वो है कि 9th में आके मैंने एनसीसी जॉइन करी, स्पोर्ट्स की टीम मैंने जॉइन करी। मैं क्रिकेट खेलता था स्कूल के लिए, ज़ोनल खेला मैंने, वॉलीबॉल ज़ोनल खेला, तो मैं काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन रहा और वहाँ से एक शुरुआत हुई मेरी मंजिल करके एक संस्था जिसके साथ मैं जुड़ा और वहाँ एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ वॉलंटियर और एज़ अ को टीम मेंबर, टीम लीड की तरह मैंने अपने आप को काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो मंजिल से जुड़ने के साथ और इन सब चीज़ों के साथ मेरा एक कॉन्फिडेंट लेवल अलग से बढ़ा और एक ज़िंदगी में एक अलग मुकाम आया। हालाँकि उससे पहले जैसे मैंने सवाल वाली बात की, तो बचपन से ही ज़हन में ये था कि जैसे मध्यम परिवार से मैं पैदा हुआ और पला-बड़ा, तो मेरे घरवालों के अलग-अलग सपने थे मेरे को लेके, एक्सपेक्टेशन थी। मैं हालाँकि बहुत अपने जो सिबलिंग्स हैं उन सब में बड़ा हूँ, मतलब अपने दादी के घर में भी और अपनी नानी के घर में, मेरे मौसी वगैरह सब में। तो सबकी कहीं न कहीं मेरे से बचपन से ही एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इसको ये बनना है बड़ा होके। जैसे मेरे मामा थे, वो कहते थे कि ये आईएएस बन जाए, मेरे फादर थे वो इंजीनियर बनाना चाहते थे मुझे, या मेरी माँ जो थी वो डॉक्टर बनाना चाहती। तो बचपन से ही मैं ये सुनता आ रहा था कि बड़े हो गए तुम्हें ये करना है, तुम्हें अभी से इसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दो। बट कहीं न कहीं ज़हन में क्या था कि कुछ अलग ही चीज़ें चलती थी। काफ़ी मैं इमोशनल और भावुक था, पर मेरे जो ड्रीम और एस्पिरेशन थे वो ये था कि मुझे देश की सेवा करनी है। मुझे आर्मी में जाना है और बहुत ज़्यादा एक वो बचपन में पता नहीं कहाँ से वो अंदर से फीलिंग थी कि आर्मी में जाऊँगा, मैं देश की सेवा करूँगा, प्रॉपर देशभक्त हूँ और देश के लिए कुछ करना है। बट साथ ही साथ ज़हन में कुछ और भी आता था कि लगता था कि जब सड़कों पे बच्चों को भीख माँगते हुए देखता था या इधर-उधर घूमते हुए देखता था, तो मन में लगता था यार ये बच्चे, इनकी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? इनके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? तो बच्चा था, ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास करने के लिए या मेरे पास कुछ ऐसा स्पेस जिसको मैं कर सकूँ। बट कहीं न कहीं जब मैं 8th में था, 8th के लास्ट के उसमें था, तो मेरे पास में एक फ्रूट सेलर्स की कम्युनिटी थी, तो वहाँ के बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया, जो मुझे आता था थोड़ा बहुत, मैंने वो शेयर किया। बट वो कुछ समय तक चला और उसके बाद वो बंद हो गया। तो
ये जो एक्सपेक्टेशन रही मेरी और मंज़िल से जुड़ने के साथ ये एक ज़रिया शुरू हुआ। मंज़िल से जुड़ने के बाद मुझे एक नया एक सोच मिली कि हाँ, सिर्फ़ देशभक्ति से ही देश की सेवा नहीं हो सकती, सिर्फ़ आर्मी जॉइन करके आप आर्मी पे बॉर्डर पे जाके लड़े और वही एक देशभक्ति और देश की सेवा कर रहे हैं। देश सेवा के और भी तरीके हैं, पर आपको सोचना पड़ेगा। इस चीज़ में मैं कहूँगा कि रवि गुलाटी जो मंज़िल के को-फाउंडर हैं, उनकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही मुझे मेंटर करने में, मुझे गाइड करने में, एक दिशा की तरफ बढ़ाने में। तो उनका भी यही था कि आशीष, तुम कुछ करना स्टार्ट करो, खुद को और स्टार्ट करो, कुछ पढ़ाना शुरू करो चीज़ों को और नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। तो मैंने मंज़िल के अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, चीज़ों को लेके मैथ्स फाउंडेशंस, मैथ्स पे मैंने थोड़ा काम किया मंज़िल के अंदर, क्योंकि मैथ्स में मुझे बड़ा सवाल उठते थे और मुझे दूरी हो रही थी मैथ्स की। मेरे जो टीचर्स थे शायद वो उस तरह से मुझे समझा नहीं पा रहे थे, जो बता नहीं पा रहे थे, जिससे कि मेरा मैथ्स के साथ एक रुझान हो, एक लगाव हो। तो वो कहीं न कहीं दूर होता जा रहा था। तो मैंने थोड़ा-सा फिर मैथ्स में वहाँ पे मैथ्स के साथ काम करना शुरू किया और इस तरह से और एक्सपेरिमेंट किए। तो ये मंज़िल की जर्नी अलग चल रही थी, साथ-साथ स्कूल की जर्नी अलग चल रही थी, परिवार में अलग एक चल रहा था। तो मतलब आशीष 3 जगहों में बँट के काम कर रहा था, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था। तो हुआ यूँ कि 10th में भी पास कर ली, पर 10th में कहूँगा थोड़ा बीमार था तो अच्छे नंबर नहीं आए। इन द सेंस अच्छे नंबर नहीं, अच्छे नंबर आए, बट इतने नहीं थे कि जिसको मैं कहूँ कि नंबर क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो हमें नंबरों से आती है। तो नंबरों से इतने अच्छे नंबर थे कि फिर भी इतने गंदे भी नहीं थे। हालाँकि नंबर से आज तक उसका जो मुझे फ़र्क पड़ा नहीं। तो मेरे फ़ादर, जैसे मैंने कहा कि वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे और मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो वो मेरे को ये इंसिस्ट कर रहे थे और मतलब ये 1 साल, डेढ़ साल की जो जर्नी थी, इस टाइम पे मैंने काफ़ी सवाल अपने ज़हन में और ढूँढ लिए थे। मैंने अपने आप को खुद को पहचानना शुरू किया था कि आखिर आशीष है कौन और उसको करना क्या है? तो मेरे फ़ादर ने मुझे कहा कि मैं आपके एडमिशन के लिए डोनेशन देने को तैयार हूँ। आप किसी स्कूल में जाएँ, आप साइंस लें और ये जो आपके करियर है इसको परस्यू करें। तो मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, साइंस ले तो लूँगा, पर मैं उसको कर नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन कुछ और चीज़ों में है। तो उन्होंने मेरे उस डिसीज़न की अधमने-मन से एक रिस्पेक्ट करी और उसको माना और मुझे बोला ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी वो करो, करते रहो। तो किसी तरह मैंने फिर आर्ट्स ली। मुझे ये था कि अगर इस तरह की चीज़ करनी है, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना है और ख़ास तौर पर उस टाइम पे वो शब्द अल्टरनेटिव एजुकेशन काफ़ी उस तरह से आता था कि अच्छा कुछ स्कूल से हट के करा जाए कुछ। और क्योंकि स्कूल की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सुन रहा था मैं कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही हैं, उनके पास डिग्रियां हैं पर वो फिर भी किसी काम के नहीं हैं, या डिग्री है तो उनसे एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं कि आपको ये जॉब तभी मिल सकती है अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई अ, आपने उसके बारे में कोई प्रैक्टिस कर रखी है, कोई इंटर्नशिप कर रखी है। तो ये सवाल ऐसे उठते रहे और इस तरह से किसी तरह मैंने 12th पास करी। 12th में फिर ये बात आई कि अब 12th अच्छे नंबरों से पास हो गए तो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब ये था कि आप अपने 3 साल स्कूल में कॉलेज में बिताओ और उसके बाद तो वहाँ पे पेरेंट्स उस टाइम पे गाँव में थे और मैं गाँव से उनको कह के गया कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपना एडमिशन कराने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे फ़ीस वगैरह सब कुछ दी और मैंने फिर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। मैंने उसको वहीं पर ड्रॉप किया। जब इनको सुनने में आया कि तुमने एडमिशन नहीं लिया, तो काफ़ी डाँटा सुना गया और उस तरह से शुरू किया गया। तो स्कूलिंग तो ऐसे रही और फिर क्या है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं, कई बार क्या होता है कि आपको लोगों को खुश करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी खुश करना पड़ता है, दिलों को मारते हुए। तो मैंने कहा कि ठीक है, माँ-बाप के लिए मैंने फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने एमपीए तक की पढ़ाई की। हालाँकि सच बोलूँ ईमानदारी से, वो मेरे आज तक मेरे जीवन में इस्तेमाल अभी तक नहीं आई है। मैंने उसको कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया। सिर्फ़ वो घरवालों को खुश करने के लिए कि ज़िंदगी में तुम्हारे पास एक ठप्पा है। हाँ, और मैं उसके खुद खिलाफ़ हूँ उस ठप्पे के कि क्या करना क्या है? क्योंकि मेरा तो मन है कि मुझे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ इस ऐसे क्षेत्र में काम करना है जहाँ पे कुछ उसका सार्थक हो, कुछ उसका इस्तेमाल हो, कुछ ज़िंदगी को जीने के लिए ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकें, उस तरह का कुछ काम किया जाए। तो मैं कहूँगा कि ये ऐसी स्कूलिंग चलती रही और काफ़ी स्कूल के अंदर मेरे थोड़े कड़वे अनुभव भी रहे।
वो ये रहा कि जब मैं थर्ड क्लास में था और ये दयानंद सरस्वती मॉडल स्कूल था, प्राइवेट स्कूल के उसमें आता था मिडिल उसमें। तो थोड़ा-सा मुझे कुछ एनुअल फंक्शन था और उसके अंदर एक प्ले की प्रैक्टिस हो रही थी। प्ले के लिए लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। तो मैं भी गया उसके लिए कि भाई मैं भी ऑडिशन दे रहा हूँ कि मुझे भी प्ले करना है, प्लीज़ आप सेलेक्ट करिए। वो जो घटना थी मेरे ज़हन में, वो इतनी घर के बैठ गई कि थर्ड क्लास में मैं शायद रहा हुआ 9-10 साल का, ज़्यादा तो नहीं शायद जो भी। तो मेरी टीचर ने मुझसे ये कहा था कि आशीष आप थिएटर नहीं कर सकते। आपकी जो ज़बान है वो उस लायक नहीं है कि आप डायलॉग बोल सकें और चीज़ों को कर सकें। क्योंकि मेरे को थोड़ी लिप सिंक की प्रॉब्लम है और ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको एडमिट करने में। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे ज़हन में इतनी बैठ गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी कॉम्पिटिशन में या किसी परफ़ॉर्मेंसेस में जाके अपने आप को बोलूँ कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ और कुछ मैं भी थिएटर कर सकता हूँ। तो ये थर्ड का इंसिडेंट था और मैं शायद जब मैं 10th में था तब मैं फिर से खुशकिस्मत था कि मेरी ज़िंदगी में मंज़िल के थ्रू रवि भैया के थ्रू वॉल्टर पीटर भैया जो कि टाई से एनएसजी टाई से थे और वो वर्कशॉप लेने के लिए आए। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उस वर्कशॉप में जा कर के और मुझे वापस अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका मिला। वो बच्चा जो उसको थर्ड में टीचर ने कह दिया कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप सॉरी आप प्ले नहीं कर सकते और फिर और एक शख्स जो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद मिलता है और वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और इस तरह की चीज़ों में थिएटर मेरे लिए कोई वो नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मैं डायलॉग बोलूँ। मुझे याद है अच्छे से कि जब मेरा फर्स्ट परफ़ॉर्मेंस था, जिस स्टेज परफ़ॉर्मेंस की थी, हालाँकि वो पीटर भाई ने जब उसको डायरेक्ट किया था तब मैं उसमें एक्ट नहीं कर पाया था। तो दूसरे उसी प्ले को मैंने एक्ट किया था उसके अंदर, तो वो बहुत ही छोटा-सा रोल था। वो कलवे का रोल था मेरा, जो काफ़ी गरीब है और उस तरह से। तो वो परफ़ॉर्मेंस मुझे आज तक अच्छे से याद है कि सिर्फ़ बिना डायलॉग कम डायलॉग के जब रिहर्सल करते थे तो मेरे दोस्त बड़े उससे कहते थे उसमें डायलॉग था। मेरे पापों ने कुछ ऐसा डायलॉग था मेरे पापों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया कुछ मैं बोल नहीं पाता था तो सब मेरा मज़ाक उड़ाते थे और कहते थे ये बस ये टाइम खा रहा है टाइम खा रहा है। तो मतलब एक इंसान की ज़िंदगी में एक व्यक्ति आता है जो मोटिवेट करता है कि हाँ, तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हें ये क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। वो तरीका इस्तेमाल करता है, तरीका निकालता है, एक रास्ता निकालता है कि जो आपकी कमी है, वो कैसे आपकी पावर बन जाए। तो कम डायलॉग के साथ मैंने उस प्ले में परफ़ॉर्मेंस किया और आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोगों की तरफ से मुझे स्टैंडिंग ओवेशन है, लोग उससे इतना कनेक्ट कर पाए। तो कहीं न कहीं वहाँ से एक हिम्मत बढ़ी। और मेरे को लगा कि आशीष तू कर सकता है, कुछ चीज़ें और बेहतर कर सकता है। तो इस तरह स्कूल अलग चल रहा था, ज़िंदगी घर के साथ अलग चल रही थी कि पेरेंट्स को ये था कि इसने क्योंकि हमेशा वो खटास थी कि यार इसने आर्ट्स ले ली है और हमारा नाम, हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी है। बाकी लोग बाकी जो बच्चे हैं, वो कंपैरिज़न चल रहा था उनके ज़हन में कि और कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ एक्स वाई जेड वो कंपैरिज़न चल रहा था और उनको ये लगा कि अब ये क्या है? अब थिएटर एक करना शुरू कर दिया, ये इसमें क्या मिलेगा? ये उस तरह की चीज़ें कैसे होगी? तो काफ़ी जद्दोजहद एक खींचातान का एक फ़िक्शन थी, थोड़ी फ़ैमिली के साथ, ख़ासतौर पे फ़ादर के साथ वो सपोर्टिव नहीं थे थिएटर और इन सब चीज़ों को लेकर के। तो उनको था कि कुछ अच्छा करो ताकि ज़िंदगी में लोग जान सकें, पहचान सकें, एक नाम हो। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी कहानी एक जैसे आप सुन रहे होंगे तो कहीं न कहीं रिलेट करने में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि ज़िंदगी पैरेलली 3-4 हिस्सों में एक साथ चल रही है और तीनों फ़ेज़ में आशीष अलग-अलग रोल में है। तो 12th पास करने के बाद अब ये था कि कॉलेज तो किया नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो मंज़िल में फिर मुझे एज़ अ जॉब ऑफ़र मिला और वो पहला जॉब था मेरी ज़िंदगी का जो मैंने मंज़िल में टीम लीड की तरह किया। और वो मंज़िल के लिए भी एक ख़ास बात ये थी कि पहले उससे पहले कोई पेड जॉब मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं था। मैं कैसे कह सकता हूँ कि बोलने में अच्छा तो नहीं लगता कि पर मैं पहला एम्प्लॉयी था मंज़िल के अंदर जिसको पेड सैलरी मिलती थी। तो मंज़िल के अंदर रहते हुए मैंने ये काम शुरू किया और जैसे मैंने कहा कि मैथ्स के साथ थोड़ा काम कर रहा था मैं
तो अभी क्या हुआ कि खुदा न खास्ता एक मैथ फाउंडेशन क्लास होती थी जिसमें मैं मैथ्स में एक्सपेरिमेंट अलग-अलग करता था, कैसे मैथ्स को ज़िंदगी से जोड़ा जाए। मैथ्स एज़ अ सब्जेक्ट नहीं, कि मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स ऐसा ज़िंदगी कैसे हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है, वो एक क्लास लिया जाता था। और उसमें तकरीबन 30 से 35 बच्चे होते थे और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होती थी उसमें, एक्टिविटीज़ बेस्ड होती थी। तो वहाँ के कुछ बच्चे उस स्टूडेंट के बच्चे थे और वो एक पास की सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ मैथ्स टीचर नहीं था। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि भाई मैथ्स टीचर नहीं है और हमें टीचर की ज़रूरत है। तो मुझे एज़ अ टीचर तो मैं नहीं बोलूँगा, पर एज़ अ टीचर ही मुझे स्कूल में बुलाया गया। 3 महीने मैंने वहाँ बच्चों के कहने पे, कि बच्चों ने मुझे बुला कर के वहाँ लेकर के गए कि हाँ, ये भैया हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं और ये हमें पढ़ा सकते हैं। और बच्चों ने ही वो फ़ीस अपनी जमा की थी और इस तरह से एक माहौल बनाया था कि भैया आके थोड़ा हमें हेल्प कर सकें ताकि हम एग्ज़ाम में रह सकें। तो मैथ्स के साथ ऐसी मैं कहूँगा कि बड़ी उलझन वाली है ज़िंदगी। तो 12th के बाद अब बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, तो मुझे क्योंकि कॉलेज नहीं कर रहा था, तो मेरे पास एक असीम अपॉर्च्युनिटीज़ थी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए और मैं समझ चुका था कि मुझे सिर्फ़ एजुकेशन की फ़ील्ड में ही काम करना है। तो हुआ यूँ कि अब एजुकेशन की फ़ील्ड में काम करना है, तो मुझे था कि पहले सिर्फ़ स्कूलिंग एक हिस्सा दिखता था, फिर मुझे लगा कि स्कूलिंग तो एक छोटा-सा ही हिस्सा है और कहीं न कहीं वो एक सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि 12th तक मैंने पास कर लिया और वो 12th की पढ़ाई अभी तक मेरे किसी काम की आई नहीं। और मुझे बिना उस 12th की पढ़ाई के बाद भी एक जॉब मिल रही है और मैं अपनी चीज़ों को ऑफ़र कर पा रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, तो वहाँ से सवाल उठने शुरू हुए। और फिर ये सवाल उठना शुरू हुआ कि ये किया जाए तो क्या किया जाए? तो वहाँ से जर्नी ने एक और मोड़ लिया। मैंने फिर विभिन्न उम्र के बच्चों के साथ, अलग-अलग बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि मंज़िल के साथ मैं फुल टाइम नहीं रहा। किस्मत मेरी ये थी कि मैं कहूँगा कि जब मैं 12th के पास बात करी, लगभग 7-8 साल मैंने कभी फुल टाइम जॉब नहीं करी। क्यों? क्योंकि फुल टाइम जॉब में मुझे ये था कि जब मैं फुल टाइम जॉब करूँगा तो मैं जो एक्सपेरिमेंट है, जो मेरे अंदर के सीखने की चाह है और जो नया कुछ सीखना है, नया करना है, वो नहीं कर पाऊँगा। तो हुआ यूँ कि मंज़िल के साथ करते-करते काम मुझे एक करम मार्क करके संस्था जो स्ट्रीट बच्चों के साथ काम करती है, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैंने स्ट्रीट बच्चों की क्या साइकोलॉजी होती है, उनकी क्या सोच होती है, वो किस तरह से सोचते हैं, उनके जीवन में क्या ऐसे मोड़ आए, क्या हालात हैं कि जिन्होंने वो कदम उठाया कि वो घर छोड़ के आए हैं या पेरेंट्स नहीं हैं, जो भी है। तो क्योंकि बच्चों के साथ आप काम करना चाहते हैं, युवाओं के साथ काम करना चाहते हैं, अगर आप एक सेट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप कहीं क्योंकि आप एजुकेशन एज़ अ ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो आपको खुला होना पड़ेगा, आपको हर पहलू, जुड़े हुए पहलुओं को समझना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने स्ट्रीट बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। थिएटर के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था और मैंने वर्कशॉप लेनी शुरू की और थिएटर इन एजुकेशन वाली ही प्रोसेस को मैंने ज्वेलाइन होम्स के साथ, कस्तूरबा निकेतन और मानस फाउंडेशन के साथ मिलके मैंने निर्मल छाया के बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ काफ़ी काम किया। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद से बड़ा जिज्ञासु रहा हूँ उस चीज़ों को सीखने के लिए। तो मैंने खुद से ही फ़िल्म मेकिंग खुद से एक्सप्लोर करी, कबाड़ से जुगाड़, अपसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग कैसे करनी है चीज़ों के बारे में। ये सवाल मन में आते थे और चीज़ों को करा। कंप्यूटर्स अपने आप करना शुरू किया। तो काफ़ी अजीब-सी ज़िंदगी में उथल-पुथल रही कि मतलब जब किसी को बताता हूँ तो लोग कहते हैं ये क्या है? किस तरह की ज़िंदगी बता रहा है? तो मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूँ वरना ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, जिस मुद्दे की बात करने वाला हूँ वो शायद अधूरा रह जाए। तो कर्म माँ के साथ एक अलग परिवेश के बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर मुझे जो कर्म माँ है वो गाँव के अंदर है और मैं भी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, क्योंकि मेरे भी जो पेरेंट्स हैं वो अमेठी से बिलॉन्ग करते हैं। तो एक वहाँ पे कुछ अलग घटनाएँ होनी शुरू हुई कि मतलब जो खेत थे वो वहाँ पे बिल्डर्स आ गए, रियल एस्टेट ने पूरा उसको एक्वायर कर लिया और जो खेत थे वहाँ बिल्डिंग्स होने लगी। तो एक सवाल उठने शुरू हुआ कि भाई अगर ये बिल्डिंग्स ऐसे उगती रहेंगी तो खाने को क्या मिलेगा? ज़मीन ऐसी, हम कहते हैं कि देश में खाने के लिए अनाज नहीं है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ से एक नए तरह के सवाल शुरू हुए और वो सवाल शुरू हो रहे थे पेस्टिसाइड्स के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सीखना समझना शुरू किया और लकीली मुझे एक फेलोशिप मिल गई जिसको यूथ कलेक्टिव फेलोशिप है, जिसके फेलोशिप में मैंने जो अपना प्रोजेक्ट लिया था वो ये था कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है, फार्मिंग करनी है
और फार्मिंग के अंदर कैसे मैं चीज़ों को और बेहतर कर सकता हूँ और गाँव के अंदर कुछ युवाओं के साथ काम कर सकता हूँ। तो वो फेलोशिप मिली, मैंने 2 साल गाँव में जाके, गाँव में रह के खेती सीखी, खेती करी। तो जब खेती सीख रहा था, खेती कर रहा था, तो तकरीबन 5-6 साल का अनुभव हो गया। ये 2008 की बात है जब मुझे फेलोशिप मिली। तब तक काफ़ी एक्सपीरियंस शिक्षा में दिल्ली के अंदर काम करते हुए, जैसे स्लम्स के अंदर थोड़ा काम कर रहा था, स्ट्रीट नालों पे जो बच्चे थे स्लम से, उनके बच्चों को पढ़ाना। तो काफ़ी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ले लिया था और एक काफ़ी एक कहूँगा उस टाइम पे वो उम्र थी जिसमें शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट होना लाज़मी था। तो कहीं न कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट की फीलिंग मन में थी और मुझे लगा कि ये सब चीज़ें सीख ली हैं और मैं सीधा गाँव में जाऊँगा और ये गाँव के बच्चों के लिए ऐसे परोस दूँगा। तो काफ़ी इस श्योरिटी के साथ गया और मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर दूँगा। पर हुआ ये कि जब गाँव गया तो गाँव के हालात अलग थे, गाँव के बच्चों का जो रूटीन था, उनके जो दैनिक दिनचर्या थी, जो काम थे वो अलग थे शहर के मुकाबले। तो कहीं न कहीं मुझे एक नई चीज़ सोचने को मिली, वापस समझने को मिली कि मुझे लगा कि यार मैं वापस औंधे मुँह गिर गया हूँ, कि मुझे भी ये समझना पड़ेगा कि भाई एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे फिट नहीं कर सकते हैं आप पूरी एक तरह से। तो आपको वहाँ रह के सीखना पड़ेगा, वहाँ की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और इस तरह से है। मेरी बेटी आ चुकी है आज ये, हाँ। तो उस तरह से जर्नी चलती रही पर फिर भी कुछ हालात ऐसे आए जिसकी वजह से मुझे वापस शहर में आना पड़ा। तो शहर में आने के बाद सवाल तो वही था कि करना कुछ है शिक्षा के क्षेत्र में ही। तो आते ही मैंने एक अश्नीर करके एक ग्रुप बनाया, जिसमें ख़ास तौर पे जो सोच है, समाज के अंदर की जो सोच है वो ये है कि थिएटर के फ़ील्ड के जो आर्टिस्ट लोग हैं या डांस, म्यूज़िक, ये सब तो सेकेंडरी हैं। ये वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो इस चीज़ में जो बच्चे हैं उनके अंदर पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, वो करना भी चाहते हैं पर कहीं न कहीं पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है। तो क्या एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा सके जहाँ पे बच्चों को वो चीज़ें सीखने को, करने को की आज़ादी हो, समझने को मिले। ये सब क्यों नहीं कर पाते लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते? हाँ, बेटा 2 मिनट। हाँ, तो उसको ना समझने का जो हाँ, बेटा 1 मिनट बेटा, पापा बोल रहे हैं। अच्छा हेलो बोल दो, ऐसे हेलो कर दो। हेलो। ठीक है। तो मेन कारण ये था कि सपोर्ट देना कि लाइक पेरेंट्स को लगता था कि इसमें पैसे नहीं है। हाँ बेटा, हेलो बोल दो, ठीक है। हेलो बोल दिया। अच्छा 2 मिनट चुप रहो, पापा कुछ बोले? ठीक है 2 मिनट। हाँ, तो पेरेंट्स को बेसिकली मेन मुद्दा ये था कि पैसे दिखते हैं। लोगों को लगता है कि पैसे मिल रहे हैं तो इसके अंदर फ्यूचर है। तो पैसा कैसे जनरेट हो? तो उसको लेकर के ये अश्नीर की शुरुआत की थी और अश्नीर में ये था कि बच्चों को ऐसे वर्कशॉप्स मिले और जहाँ जाके उसके थ्रू वो थोड़ी इनकम जनरेट कर पाए ताकि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो और अपने जो इंटरेस्ट है वो कह रहे ना बेटा 1 मिनट आप जाओगे 2 अच्छा 1 मिनट वहाँ दादी बजा रही है दादी अच्छा 1 मिनट बेटा 2 मिनट अच्छा ये बस और कुछ मत बोलो 2 मिनट के लिए ठीक है कुछ मत बोलो ठीक है अब चुपचाप सुनना है पापा बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं ठीक है हम्म तो अश्नीर की शुरुआत हुई और मतलब जैसे मैंने कहा कि उथल पुथल की जिंदगी रही हेलो हेलो हाँ नमस्ते नमस्ते बेटे ठीक है अभी बेटा कुछ 2 मिनट बाद आओगे आप अच्छा फ़ोन ले जाओ ये लो फ़ोन ले जाओ सॉरी ये बेटी मेरी बहुत शैतान है अभी बच्चे शैतान होने ज़रूरी हैं वरना फिर बच्चे बच्चे नहीं रहते हाँ बेटा अच्छा उसको हाँ तो ये हुई बात अश्नीर की शुरुआत हुई इस तरह से वर्कशॉप बच्चों को मिलने लगा सपोर्ट होने लगा तो उसके बाद फिर एक और नई चीज़ जन्मी एक फेज़ आया कि मैं वापस करम मार्ट के साथ जुड़ा रहा करम मार्ट के साथ दोबारा काम किया मंजिल दोबारा से काम उनके साथ जुड़ा और काम करना शुरू किया इसी बीच में मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली थिएटर के साथ मैं काम कर ही रहा था बहुत तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर थिएटर जॉब है थिएटर टीचर की जॉब तो मैंने वहाँ 3 साल एज अ प्रोफेशनल टीचर एज अ ट्रेनर की तरह काम किया पार्ट टाइम मतलब मेरी वही आदत रही कि मैं पार्ट टाइम करके चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहा तो थिएटर कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर पढ़ाया 3 साल और इससे चलता रहा और फिर 2011 में अध्ययन सॉरी 10 में हमने शुरुआत कर दी थी अध्ययन की अध्ययन एक और प्लेटफॉर्म था क्योंकि अभी क्या था कि मंजिल
मैं बहुत काम सीखा, उस तरह की चीज़ देखी। और मैं ग्रेटर कैलाश के पास जब तो रहता हूँ, तो वहाँ भी एक ऐसी लोकेलिटी है, कम्युनिटी है, जहाँ में हमें एकदम से लगा कि जो मंजिल है वो थान मार्केट है, लगभग 8 किलोमीटर दूर मेरे घर से था। और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और जहाँ मेरा घर है वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो मेरे भाई का उसके मन में ये थॉट आया और उसने इनिशिएटिव लिया, और फिर हम 4 लोग ने मिलकर अध्ययन की शुरुआत की। तो बेसिकली अध्ययन का भी ये पर्पस था कि एक आफ्टर प्रोग्राम स्कूल की तरह कर पाए, उसको देख पाएँ, बच्चों को सपोर्ट कर पाएँ। पर लेकिन अभी भी ज़हन के अंदर एक हलचल थी कि कुछ तो करना है, अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा। फिर एक और नया मोड़ आया, ट्विस्ट आया। मुझे स्विट्ज़रलैंड से एक फ़ोन आता है, स्विट्ज़रलैंड से मेल आता है, वो भी एक दोस्त ने मुझे अप्रोच किया कि उनकी डिमांड थी, उनके 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे थे। एक था वो ट्राइबल विलेज, ट्राइबल तो नहीं बोलूँगा, नक्सलाइट विलेज, जो कि बिहार और बनारस के बॉर्डर के पास है। और वहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट करना चाह रहा था। एक्चुअली एक स्कूल चल रहा था वहाँ पे पेड़ के नीचे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल था वो। तो वो कहना चाह रहे थे कि वो स्कूल की एक तरह बिल्डिंग बनाए और स्कूल में कुछ ऐसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह उसको डेवलप करें, ताकि वहाँ के जो युवा है वो कुछ चीज़ें सीख सकें और उसको लेके आगे बढ़ सकें। तो उनके साथ जुड़ना हुआ। और दूसरा उनका प्रोजेक्ट था बनारस के अंदर ही एक संजीवनी ऑर्गेनाइजेशन, इनके दोनों ही प्रोजेक्ट चलते थे उनके कोलैबोरेशन में। तो वो क्लब फूड्स बेसिकली जो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बच्चों के अंदर जिनके थोड़े लिम्स हैं की प्रॉब्लम है, हाथों में थोड़ा मुड़ा है या पैर मुड़ रहे हैं, चलने में दिक्कत होती है, तो उनके वो ऑपरेशन करते थे। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा, 3 साल तक मैं उसके साथ रहा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और उस प्रोजेक्ट में जुड़ने की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो शर्त थी, कंडीशन थी, वो ये थी कि बस इंसान जो जिस दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था, जिससे उन्होंने बात की थी, उसका ये था कि ट्रस्ट, एक जो इंसान हो ट्रस्ट वर्दी हो। तो ट्रस्ट वर्दी के बेस पे ही वो मुझे उस प्रोजेक्ट मिला, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एक अभी भी खुशी महसूस होती है, अंदर से खुश होता हूँ कि तकरीबन 150 बच्चों के हमने ऑपरेशंस कराए, और मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था कि उनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी बेहतर हुई। जब मैं उनसे मिलता था तो एक बड़े, और उनकी जो कहानियाँ सुन के उनके पेरेंट्स का जो भाव निकल के आते थे, इमोशन निकल के आते थे, कभी कहीं ना कहीं वो अभी भी दिल को बड़ा सुकून देते हैं कि हाँ, ज़िंदगी में हम कुछ कर पाए, कुछ उनकी ज़िंदगी में बदल पाए, जिससे कि कुछ अच्छा हुआ उनके लिए। क्योंकि ये रहा, फिर इस तरह से चीज़ चलती रही, और काफ़ी तरह से बड़ा माहौल अच्छा रहा, और चीज़ें उथल मैं कहूँगा अभी भी चल रही थी ज़िंदगी में, और चीज़ आई। तो एक ऐसा फेज़ आया, 2014 की बात है, मैंने सब कुछ एक छोड़ दिया था एक तरह से। तो बहुत ही पज़लिंग हो रही थी, 2010 से लेके 2011, 12, 13 ऐसा चलता रहा। और 2014 में एक ऐसा मोड़ आया कि जब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं कहूँगा कि शायद वो एक फेज़ आता है जब आपके अंदर अहम भर जाता है। आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको सब कुछ आता है और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीखने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो अहम आता है तो कहीं न कहीं आप नहीं रहते, कोई और बन जाते हैं। तो वो ज़िंदगी में एक ऐसा भी फेज़ आया जब लगभग मुझे 9 महीने उस फेज़ से गुज़रने में लगे। हालाँकि वो मैं अंदर ही अंदर करता रहा, उसको मेरी फैमिली तक को नहीं पता कि वो फेज़ कैसा रहा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई उस 9 महीने में। मुझे अपने आप को और समझने को, जानने को मिला कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, और मुझे और क्या सीखना है, किस तरह से। तो कैसे अश्नीर को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अभी थोड़ा लिमिटेड है, उसको और एक्सपेंड करना है। तो उसी टाइम पे मनीष जैन भाई या हमारे शिक्षांतर से उदयपुर से, उनका फ़ोन आता है मुझे कि आशीष, एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट उनके दिमाग में चल रहा है और वो करना चाहते हैं, क्या मैं उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और जब हमने फिर काफ़ी बातचीत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका नाम है क्रिएटिविटी अड्डा, जो हमने 2014 में पहले 2 महीने एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया, और उसके बाद वो अभी तक सरकारी एक मुखर्जी नगर स्कूल के अंदर, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अभी भी चल रहा है। तो ये थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी है। और जैसे वो मैं कह रहा था कि वो 9 महीने वाला जो फेज़ था, उसके अंदर कहीं न कहीं सवाल, ऐसे नेगेटिव सवाल आते थे, जो लगता था कि यार जो मैं कर रहा हूँ शायद वो गलत है, या उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे सवाल आते थे कि लगता था कि यार
मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो पहले से डिसाइड कर लिया था। तभी मैंने साइंस साइड नहीं ली, मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं लिया कि मुझे ये था कि इसमें बन जाऊँगा तो मैं चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। और मेरा मानना है कि जब आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं तब आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। और जब आप गलतियाँ करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैंने ये क्या गलत किया और मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि सवाल बहुत ही वियर्ड है, मन में आया तो मैं शेयर कर दूँ क्योंकि अच्छी बात है। अब ये भाव है तो इस भाव में बह जाने दें। अक्सर मेरे मन में सवाल आता था कि मैं बहुत से लोगों को देखता था कि हमेशा एक कंपैरिज़न होता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसके फलाने की वो अच्छी जॉब है, वो तो ये है, वो है। तो मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैंने कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम है और मैं इससे खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। पर कहीं न कहीं फिर भी सवाल आता था जब रिकग्निशन की बात आती थी। मेरे पेरेंट्स पूछते थे, रिश्तेदार पूछते थे क्या है? उनको क्या समझाऊँ? उनको समझ नहीं आता था। क्योंकि उनका अपना एक सीमित दायरा है। उन्होंने जिस तरीके से दुनिया को देखा है, समझा है, जाना है, उस दायरे में ये चीज़ फिट नहीं होती थी कि आप समाज के लिए सेवा करना चाह रहे हो, आप समाज के लिए काम करना चाह रहे हो। उनको लगता है कि पहले अपने लिए करो, तब देखो समाज के बारे में। तो वो लगता था कि अच्छा कैसे इनको बताया जाए? तो वो लगता था कि यार देखते थे लोगों की बड़ी कहानियाँ सुनने को मिलती थी यार, इस इंसान ने फला पूरी पढ़ाई करी और उसके बाद ये काम किया और उसके बाद ये काम छोड़ करके और समाज सेवा करने लगे। तो लोग उस तरह की कहानियों को बड़ा ही अहमियत देते थे, बड़ा तवज्जो देते थे। सुनने में बड़ी काफ़ी अच्छा लगता था। बट मन में ये आता था, ये अहंकार, वही मैं कहूँगा अहंकार उठाने वाली बात कि यार एक्चुअली मैंने शुरुआत ही ऐसे करी। हालाँकि इस शुरुआत के पीछे मैं भूल गया कि वही कह रहा हूँ कि मेरी जो कहानी है उसमें कोई फ्लो ऐसा बनता नहीं है जिससे कि उसको मैं हूँ। तो एक 4 लाइनें हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया था। वो लाइनें इस तरह से हैं, लीक पर वो चले जिनके कदम थके और दुर्बर हारे हैं, हमें तो हमारी राह से बने ही वो अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो इन लाइनों का जो मतलब था और जो भाव था वो मुझे हिला दिया। तो मैं बार-बार ये सोचता था कि मैंने तो यार ज़िंदगी में कुछ अलग करके हट के करने की कोशिश करी और उसका कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोई बात नहीं करता। क्यों? मैंने अपने 9th में ही मैंने चीज़ों को करना शुरू कर दिया, मैंने रास्ता बदल दिया, मैंने पहले से ही फ़ोकस कर लिया, तो लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं करी, उसकी अहमियत नहीं करते, ये क्या बात है? किसी ने इंजीनियरिंग छोड़ के वो कुछ कर रहा है, कुछ ऐसी और फलाना चीज़ कर रहा है, ये नहीं हुआ तो वो कर लिया, आप उसकी बड़ी तारीफ़ करें। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ेज़ था। तो मुझे लगा नहीं आशीष, मैं कहीं न कहीं अपने अंदर देखूँ, इस भाव को निकालूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। ज़िंदगी में काम करूँगा तो काम से ही चीज़ें अपने आप सुंदर बनेंगी और उससे नाम हो या ना हो, चीज़ें बेहतर करो, सब अपने आप अच्छा होगा। तो इसमें मैं कहूँगा कि आंटी जी, जो रवि गुलाटी भैया की मम्मी हैं, जो अभी 85 इयर्स ओल्ड की हैं, वो काफ़ी मेरे लिए एक तरह से मैं पता नहीं क्यों मुझे बुज़ुर्गों से बात करने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे मैं काफ़ी बात और शेयर करता हूँ। वो मुझे हमेशा मोटिवेट और प्रेरित करती रही कि आशीष नहीं, ऐसा आएगा, तू जो चाहता है, तू कर सकता है, तुझे सब चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह की जर्नी चलती रही। तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी अपनी जो ज़िंदगी है, उसमें अच्छा मैं परिवार के बारे में बता दूँ, अभी आपने मेरी बेटी को देखा, तो अभी वो 2 साल 8 महीने की है। मेरी सोच है कि वो स्कूल जो उसको करना चाहे, वो उसकी ज़िंदगी में जो उसका फ़ैसला होगा, मैं उसको पूरी छूट दूँगा, आज़ादी दूँगा। और अभी मेरा भाई है, मेरी वाइफ़ है, मेरे मम्मी-पापा हैं। वाइफ़ अध्ययन करके जो ऑर्गनाइज़ेशन है उसको रन करता है और चीज़ें चलाता है। तो मैं थोड़ा-सा अभी वापस मुद्दे पे आता हूँ जो मैंने आज की इस टॉक का जो मेन मुद्दा है कि सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग इन टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी में काफ़ी चीज़ें शुरुआत की कि सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग को लेकर के। तो जो बात है सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग शब्द जो है ये काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लोगों को लगता है ये सिर्फ़ बात ही करने वाली है, ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ज़िंदगी में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आप कैसे कंपेयर कर कैसे इसके बारे में बात कर सकते हैं? तो एक मिनट मैं ज़रा कुछ कमेंट्स वगैरह देख लूँ कि शायद कमेंट्स भी आए हैं ताकि मैं उसके बाद
उतने ही। सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, पर हाँ, तो जो सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब देखिए कि चीज़ें हमारे देश में ख़ास तौर पे जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बच्चा है, उसकी जो ग्रोथ में रुकावट है, कहीं न कहीं मैं एज़ अ पेरेंट्स अगर मैं बात करूँ, तो हम ही इस चीज़ की रुकावट है। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, हम अपने एक्सपेक्टेशंस उस पे थोपना शुरू करते हैं, तो तुम बड़े होके ये करोगे, बड़े होगे पहले 10th पास करो, उसके बाद करना, 10th पास हो जाए, 12th पास करो, उसके बाद करना। तो कहीं न कहीं हम बच्चों के ज़हन में अपने जो उनकी जीवन जीने की शैली है या जो करना चाहते हैं, हम एज़ अ पेरेंट्स ही रुकावट होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर डर है, और वो डर इस बात का है कि कहीं कुछ गलत ना कर दें, बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, तुम ऐसे बैठो, तुम वैसे ऐसा मत करो। तो कहीं न कहीं एज़ अ पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे अंदर बहुत प्यार है, और वो हम प्यार और दुलार उनके लिए इतना देना चाहते हैं कि हम उनको कहीं न कहीं एक तरह से मैं कहूँगा कि एक तरह से आश्रित बना देना चाहते हैं कि भाई अभी आप हमारे ऊपर निर्भर रहो, हम आपको सही दिशा बताएँगे और आप इस चीज़ को ही लेके आगे बढ़ो। तो वो जो डर है, और डर इस बात का है कि अगर बच्चे ने पढ़ाई करनी शुरू नहीं की या स्कूल पास नहीं किया, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उनको हम सबको समाज ने ये बताया है, ये दिखाया है कि पढ़ोगे तो तभी नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तभी आप पैरों पे खड़े हो सकते हो, तभी आप अपने परिवार का पालन कर सकते हो। पर वास्तविकता अगर हम देखें, नौकरी के जो सपने दिखा रहे हैं, उनको लगता है कि बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाएगा, और स्कूल जाने के बाद ही 12 साल स्कूल निपटाए, फिर कॉलेज करे, उसके बाद उसके लिए एक नौकरी तैयार है। तो कहीं न कहीं ये जो एक सपना पेरेंट्स लेके अपने कंधों पे, और वो कंधे का बोझ अपने बच्चों पे जो डालते आते हैं, वो कहीं न कहीं उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो एज़ अ पेरेंट्स हमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चा क्या चाहता है, उसके लिए वो अवसर तैयार करें। मैं फिर से ये बात कहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारा समाज है, वो हमें ऐसे अवसर नहीं देता जहाँ पे हम थोड़ा-सा अपने आप को जान सकें, अपने आप को पहचान सकें। क्योंकि हम सब अलग हैं, हम सबके अंदर कहीं न कहीं कुछ नया है, कुछ ख़ास है, और वो ख़ास हमें अलग बनाता है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये हमारे समाज में है कि हम ऐसी चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते हैं, हम डरते हैं अपनाने से। हमें लगता है कि अगर ऐसी चीज़ों में हम अपने बच्चों को भेजेंगे, तो शायद हम उनके भविष्य को संकट में डाल रहे हैं। तो एक तो ये जो डर है, उसको हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ़ स्कूल जो हम भेज रहे हैं, वो एकमात्र ज़रिया नहीं है चीज़ों को सीखने का, समझने का। वो सिर्फ़ हम अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे के सर पे थोप रहे हैं कि भई ये आपके हवाले कर दिया है, और वो एक हसीन सपने दिखा रहे हैं हमें। उस स्कूल को पढ़ाने के लिए, उसको कॉलेज को पढ़ाने के लिए हम लोन लेने को तैयार हैं, उसको कर्ज देने के लिए तैयार हैं। पर हम अपने बच्चे के अंदर वो विश्वास जगाने के लिए तैयार नहीं है कि आप भी हो कुछ। आप उसकी ज़िंदगी के फैसले आप लेना चाहते हैं एज़ अ पेरेंट्स, पर बच्चे से नहीं पूछते कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो। क्योंकि शायद ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसे जो माहौल है, वो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं मिला। तो जिस तरह से उनकी ज़िंदगी गई है, वो उसी ज़िंदगी के साथ चलते आ रहे हैं। तो ये मौके, जो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म, ऐसे स्पेसेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे हम अपने आप बच्चे को जल्दी, कम उम्र में, मतलब 8 साल या 8 6-7 साल में वो अपने आप को पहचानने से वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। वो चीज़ों को टटोलना शुरू करे, उसमें साथ रहना शुरू करे। क्योंकि जब तक वो चीज़ों के साथ रहेगा नहीं, तब तक उसको उसका अनुभव नहीं मिलेगा। जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक वो समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है या नहीं लगती है। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश में हम पेरेंट्स को, हमारे आस-पड़ोस के लोगों को एक बहुत सबसे अच्छी आदत है, हम सुझाव बहुत जल्दी देते हैं, और ऐसे सुझाव जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। हम सीधा बोल देते हैं कंप्यूटर कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, इंजीनियरिंग कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, तुम आईएएस की तैयारी कर लो, बन जाएगी। पर क्या वो चीज़, क्या हमने अपने जीवन में कभी एक्सपीरियंस की है? नहीं की है। सिर्फ़ हम सुनी-सुनाई, रटी-रटाई बातों को ही लेके आगे
आगे आगे पास करते रहते हैं। हमें लगता है कि बस ये बोल दिया, कंप्यूटर कर लिया, जिंदगी जॉब पक्का। नहीं, हमें बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ डिजाइन लर्निंग की बात, ये कुछ नया नहीं है। पहले अगर हम देखा जाए, अगर हम जो नई शिक्षा पद्धति है जो लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई है 1935 से, उसके बाद से, उसकी जो सोच थी वो अलग तरह की है। उनको सिर्फ मुनि बाबूजी चाहिए थे जो उनको काम कर सके, जो सोच ना सके, सिर्फ एक तरह का काम रोज सुबह शाम वही करना है, रोज उसी तरह के काम करना है, पेपर निपटाना है, ताकि आप ज़्यादा ना बोलें। पर उससे पहले अगर हम देखें, जिसके अंदर है अगर कोई लोहार है, तो उसकी फैमिली में अगर वो जब लोहार का काम कुछ हो रहा है तो बच्चा उस चीज़ को देख रहा है, उसको समझ रहा है, और उसके अंदर कुछ नया करने की कोशिश वो अपने आप से करता है। तो कहीं ना कहीं हमने उस परंपरा को, हमने इस अंग्रेजियत के सामने कहीं ना कहीं हमने उसको हटा दिया। जो नई शिक्षा पद्धति है उसके अंदर हमने उसको तवज्जो नहीं दी। हमने कहा कि यार ये हाथ का जितने भी काम हैं, जो हाथ के हुनर हैं, वो सेकेंडरी हैं, वो हमारे समाज में उसकी वैल्यू नहीं है। हमारे समाज में वैल्यू है कि आप एक चेयर के ऊपर बैठे, वाइट कॉलर जॉब हो, आपका स्टेटस हो, ताकि आप समाज में बता सकें कि मैं ये, भैया मेरा बेटा इस पोस्ट पर है, वो ये करता है। तो समाज को ये बदलना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। हम भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। हमारी जो सोच है उसको कोई भी आता है, उसको घुमा फिरा के मैनिपुलेट करता है और हमारे सामने परोस देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है छोटा सा, 90 की दशक की बात करें तो टीवी पे ऐड आता था, और वो कटाक्ष था हम भारतीय के ऊपर कि अगर हम नमक और कोयले से मंजन कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि कोयला और नमक जो है हमारे दांतों के लिए हानिकारक है। बट दिक्कत आज वही देखें, 30 सालों बाद ऐड आता है कि क्या आपके कोलगेट में नमक है या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, क्या हम कुछ नया जो ले रहे हैं, जो नया इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ये समझना पड़ेगा, हमें सवाल करने पड़ेंगे। हमें बच्चों के अंदर वो देखना पड़ेगा कि ये बच्चों में भी काबिलियत है, उनको भी उनका अधिकार देना होगा कि वो सीखें, सवाल करें, डिसीजन लें। तो ये हम कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स नहीं करते। फिर दूसरी बात, अगर खास तौर पे आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, तो समाज आपके ऊपर पहले से ठप्पा लगा देता है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ये तो किसी काम के नहीं है। अब जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पहले ही, आखिर बच्चे तो वो भी हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पास मान लिया फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं और चीज़ें उनको मिल रही हैं। पर क्या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं, क्या वो बच्चे नहीं हैं? वो भी तो हैं, वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। जो ये स्कूलिंग व्यवस्था है, कि अगर आप सबको जैसे पता ही होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बता रहा मैं, कि जो नो डिडक्शन पॉलिसी थी कि 8 तक बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हैं, और जैसे 9th में आते हैं तो बच्चे फेल होना शुरू होते हैं। और क्योंकि स्कूल को भी अपनी रेपुटेशन बचानी है, अपने स्कूल के बारे में रैंक अच्छा करना है, तो वो क्या करते हैं, छटाई शुरू करते हैं, जो क्रीम है ऊपर की उसको लेना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, एक बड़ी जमात बच्चों की वो निकलते जा रही है ना। तो कैसे वो जो बच्चे जिनको स्कूल कह रहा है कि भैया हम आपको नहीं रख सकते, आप जाएं, आप हमारे लायक नहीं है, पर लेकिन सवाल उसको उल्टा करके देखें, क्या वो बच्चों के लिए स्कूल है? बच्चों के लिए वो जगह है जहाँ पे वो सीख सकते कर सकते हैं। अगर स्कूल को ही हम ऐसा समाज एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट मान रहे हैं कि भैया स्कूल ही सब कुछ है, तो इन बाकी बच्चों का क्या होगा? वो क्या करेंगे जीवन में? वो समाज के लिए एसेट बनेंगे क्या, या नेगेटिव चीज़ों में जाएंगे? ये हमारे लिए सवाल है, पर हम इसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक धारणा बना ली है कि स्कूल एक मीडियम है जहाँ स्कूल बच्चा जाएगा, स्कूल लिंग पढ़ेगा, और उसके बाद उसके लिए एक जॉब है, उसका एक सुंदर भविष्य तैयार है। पर अगर हम सब देखें अपने आस पड़ोस में, उसके बारे में ज़्यादा कहने की बात नहीं है। हम सब जानते हैं क्या स्थिति है, क्या हालात है, किस तरह से अभी जो हमारे जनसंख्या बढ़ रही है, जो एक युवा जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से रोजगार का अभाव है, हम उससे अच्छी तरह से भली भांति वाकिफ़ है। तो इसी सोच के साथ, जैसे मैंने कहा कि हमने क्रिएटिविटी अड्डा शुरू किया, तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी अड्डा पर थोड़ा फोकस करता हूँ, और 1 मिनट में वो सवाल देख लूँ।
तो जैसे बहुत बढ़िया सवाल आया है, व्हाट इज ओपिनियन दैट स्कूल एजुकेशन सिस्टम ग्रेटेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एज लोन बिकम इज सेंट्रल। तो बहुत बड़ी बात है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सपने दिखा दिए जा रहे हैं और लोन लिए जा रहे हैं, और उसकी वजह से ही ये जो कमिट सुसाइड हो रहे हैं, ये सही में हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए जिसको हमने पाला पोसा, जिसके लिए जीवन के लिए हमने बड़े हसीन सपने देखे, और एंड में क्या हो रहा है, वो उसके काबिल नहीं है, उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो हताशा तो है ही है। क्यों? क्योंकि हमने सबको एक भेड़ की तरह से ट्रीट कर दिया है, सबको एक कटघरे में ला के रख दिया है। हमने उसका आधार बना दिया अंक। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप किसी काबिल नहीं है, ये हमने साबित कर रहे हैं बार बार। और इसी चीज़ को देखते हुए हम इसको सवाल करना पड़ेगा कि अंक एक तरीका नहीं है हमें जानने का, हमारे पहचानने का, क्योंकि सबके अंदर कुछ खास है। और वही खासियत, मतलब मैं देख रहा हूँ जहाँ मुखर्जी नगर एरिया में हमारा जो क्रिएटिविटी अड्डा चलता है, वो पूरा कोचिंग हब है। इतने युवा, इतने सारे युवा जो आ रहे हैं चीज़ों को मतलब इस लालसा में तैयारी कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक सबसे ऐसा हमारे समाज में मानना है कि गवर्नमेंट जॉब आ जाए तो हमारा जीवन सिक्योर है, हमें फिर तरसने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोच बदलनी होगी। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि शायद बहुत लंबा जा रहा है, और शायद थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मुझे खुद महसूस हो रहा है कि वो फ्लो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि चीज़ें ऐसी उथल पुथल हैं ज़िंदगी में। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये फ्लो नहीं है, क्योंकि और फ्लो बनाने नहीं पा सकता मैं। तो इन सब प्रश्नों के साथ ही ज़िंदगी चल रही थी और चलता रहा। तो 2014 में जो शुरुआत हुई, तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी अड्डा के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा कि क्या कर रहा है, ये सवाल है। इन सवालों के बारे में बात करना कोई ऐसा मैं नया कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं, इससे पहले भी इस फोरम पे बहुत महानुभवी लोग आए हैं जो बहुत लंबे समय से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी चीज़ें शेयर करी हैं। तो मैं उसको ज़्यादा और गहराई में ना जाऊँ, मैं सीधा बात करूँ। तो जैसे 2014 में हमने इस क्रिएटिविटी अड्डा की जो शुरुआत की, उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि कैसे हम बच्चों को एक ऐसा माहौल दे पाएँ, एक ऐसी जगह दे पाएँ जहाँ पे बच्चे को लगे कि वो भी, उसका भी कुछ अहमियत है, उसका भी कोई अस्तित्व है। वो चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको भी हक है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का, अपने बारे में जानने का, समझने का, और क्या सीखना है, क्यों सीखना है, और सीख के क्या करना है, इन सब बातों को समझने का, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके उसको जानने का और समझने का। तो जो क्रिएटिविटी अड्डा है उसकी शुरुआत, जैसा मैंने बताया कि मनीष जैन भैया जो शिक्षांतर उदयपुर से हैं, उनसे ये बात शुरू हुई। फाउंडर है और मैं को फाउंडर हूँ, और इस दौरान बहुत सारे लोग जुड़ते रहे। तो काफ़ी हम इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट चल रहा था कमर्शियल स्कूल दरियागंज में। तभी मुखर्जी नगर मतलब जो तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज कुष्टर जी, हालांकि वो दोस्त भी हैं हमारे मनीष भैया और फोरम के, और शिक्षाविद भी रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक दो बार वो हमारे फेस पे आए और उनको देखा कि ये तो काफ़ी संभावनाएं हैं इस जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएटिविटी अड्डा है, और ये काफ़ी हटके है। जो हम कहना चाहते हैं उसको हम करके दिखा रहे हैं। सिर्फ वो सिर्फ वो शब्दों का खेल नहीं है, वो वास्तविकता में भी है। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लगभग 16 स्कूल हैं, और हम चाहते हैं कि हर स्कूल में ये शुरू हो। तो उन्होंने हमें कुछ स्कूल्स ऑफ़र किए। वो पहले तो चाहते थे कि एक अच्छे स्कूल जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अच्छा स्कूल हो, जिसमें की रेपुटेशन अच्छी है, जिसको लोग अच्छा मानते हैं, बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा स्कूल देना चाहेंगे ताकि बच्चे जल्दी चीज़ें कर पाएँ। तो उसमें हमारा सवाल ये था कि नहीं, हमें एक ऐसा स्कूल दीजिए जहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हो। क्योंकि जो हमारी सोच है, हम हमेशा एक अच्छे स्कूल के अंदर अच्छी चीज़ों के साथ काम करके उसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। बट लेकिन जिसको हम कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये इनके अंदर, इन बच्चों के अंदर पोटेंशियल नहीं है, हालांकि हम वहीं पर गलती कर जाते हैं। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर खासियत है, पर उसके पास वो स्पेस नहीं है जहाँ पे वो अपने पोटेंशियल को दिखा सके, समझ सके, जान सके।
तो हमने उनसे यही कहा कि आप हमें एक ऐसा स्कूल दीजिए जो लगता है कि जहाँ पे काम करने की काफ़ी संभावना है, जो लगता है कि बिगड़ा हुआ स्कूल है। तो उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बताया, ये जो स्कूल है वो रैंक नंबर 2 है दिल्ली में, बॉटम से, टॉप से नहीं। काफ़ी उन्होंने उससे किस्से सुनाए, उनका एक इंटरव्यू वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल है, काफ़ी यहाँ इसके बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं, बच्चों के बारे में वही जो समाज के लेबल्स लगे हुए हैं कि निकम्मे हैं, नालायक हैं, लड़ाई करते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, स्कूल बंक करते हैं, बहुत सारी उनकी कहानियाँ और किस्से उन्होंने हमें बताए। हमने कहा हम इस स्कूल में काम करना चाहेंगे। तो इस तरह से 2014 में हमने उसे शुरू कर दिया था, 17 में हमने मुखर्जी नगर में इसकी शुरुआत करी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्रिएटिविटी अड्डा की अपनी कहानी, और मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं कुछ कहानियाँ शेयर करूँगा जो हमारी पेरेंट्स के साथ बातें हुई और उनके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। तो एक बच्चा है जिसकी मम्मी मेरे से मिलने आती हैं एक दिन, क्योंकि वो बच्चा आता है और वो हमारा, अच्छा तो उससे पहले मैं बता दूं, तो क्रिएटिविटी अड्डा में हमारे यहाँ 5 हब हैं जो रोज़ सोमवार से शनिवार रोज़ 5 से 6 घंटे चलते हैं, जिसके पीछे मकसद हमारा ये है कि एक ऐसी स्पेस तैयार की जाए जहाँ बच्चे को आज़ादी हो कि वो खुद से डिसाइड करे उसको क्या सीखना है। तो 5 से 6 घंटा वो आज़ाद है, उसको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है। अगर आप जैसे हमारे 5 हब मैंने बता रहा था, कम्युनिटी मीडिया लैब जहाँ पे बच्चे फिल्म मेकिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर और कैमरे के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। दूसरा स्लो फूड जूनियर शेफ़ एकेडमी, जहाँ पे बच्चे खाना बनाना सीखते हैं, रोज़ नई डिशेस सीखते हैं, बिजनेस करते हैं, दर-दिल कैफ़े होस्ट करते हैं और स्टॉल्स लगाते हैं, बिजनेस मॉडल उनके चलते हैं। फिर डिज़ाइन स्टूडियो और मेकर स्पेस है जहाँ पे बच्चे रोज़ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कारपेंट्री, डिज़ाइन के साथ अपसाइक्लिंग, कबाड़ से जुगाड़ की तरह की चीज़ें करते हैं। वहाँ एक रिपेयर कैफ़े है जहाँ पे कोई भी आपकी ख़राब चीज़ है घर में जो चल नहीं रही है, जैसे आयरन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, तो उस तरह की चीज़ें कम्युनिटी से लोग लेकर के आते हैं, रिपेयर करते हैं और वो वापस लेके जाते हैं। फिर हमारा है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, जिसमें बच्चे फ्रिस्बी खेल रहे हैं, स्केटिंग करते हैं, टेबल टेनिस करते हैं, और क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड और अलग वॉलीबॉल, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स, छोटा जिम है उनके साथ, और उसमें काम करते हैं। फिर है हमारा आर्ट्स म्यूज़िक एंड डांस एकेडमी, जिसमें बच्चे म्यूज़िक का खुद का उनका बैंड है जो अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करता है। मस्त मलंग करके बैंड है हमारा, तो काफ़ी अभी शोज़ कर रहा है और चीज़ें अच्छी कर रहा है। फिर डांस ग्रुप है द चेंज मेकर्स करके, जो अलग अलग सामाजिक मुद्दों पे, संस्थाओं पे परफॉर्मेंस करता है। तो इस तरह से ये पूरा हब चलते हैं, पांचों हब, और बच्चों के पास पूरी आज़ादी है ये जानने की, सीखने की, समझने की, फैसले लेने की, और यहाँ तक कि उनकी एक काउंसिल है जो जिसको हम स्टूडेंट काउंसिल बोलते हैं, जहाँ पे वो फैसले लेते हैं। उनको एक बजट दिया जाता है, उस बजट के अराउंड वो चीज़ों को खरीदते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो उनको एक तरह की पूरी आज़ादी दी गई है कि आप सीखें, क्योंकि आपको सीखना है, ये जगह आपकी है। और कमाल की बात बताऊँ, ये जितने भी मैंने अभी हब्स की बात करी है, कि जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तो हमें लगा कि यार हम थिएटर, म्यूज़िक, डांस ऐसी चीज़ों के साथ शुरुआत कर देंगे और देखेंगे बच्चे क्या करना चाहते हैं, कैसे इंटरेस्ट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें सीखने की बात आई, हमने बच्चों से सवाल किए कि आप इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप 24 घंटे में से 20 घंटे जाके रहना चाहते हो। आप किस तरह से चीज़ों को सीखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो? तो ये जो भी चीज़ें हब, जो भी हब आए या जो भी उनके ड्रीम और एस्पिरेशन आए, ये उनकी तरफ से है। तो ये जगह जो बनी है, जो डिज़ाइन की है, बच्चों की के द्वारा ही की गई है। हम तो बस एक ज़रिया बन गए हैं इसके, और बच्चे ही इसको रन करते हैं। तो जो सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग की ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ मेरे पास, तो ऐसी एक लड़का जो तकरीबन 14 साल का है, और वो एक दिन मतलब 3-4 दिन से लगातार हमारे स्लो फूड जूनियर शेफ एकेडमी में आता है और काफ़ी अच्छे से, मतलब सिंसेरिटी के साथ सीखता जाता है कि यार भैया, मज़ा आता है मुझे खाना बनाने में और मुझे सीखना है।
तो वो बताता है और वो घर में मम्मी को नहीं बताता। वो कहता है कि क्योंकि देखिए अक्सर मानसिकता क्या है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कंप्यूटर सीख लो, तो जब उनको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा जाके कंप्यूटर सीख लो, तो उसकी मम्मी ने भी उसको कहा जाके कंप्यूटर सीखो और कुछ मत करो। तो ये बच्चा 3-4 दिन सीखता है और जाके घर में बताता है कि मैंने किचन में आज मैंने ये रेसिपी सीखी, मुझे भैया ने ये बताया। तो उसकी मम्मी अगले दिन काफ़ी गुस्से में मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि आशीष जी, देखिए हम अपने बच्चों को आपके पास भेज रहे हैं, पर ये चूल्हा चौके वाला काम हमें नहीं करवाना। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर सीखे और आगे उसी में बढ़े। हम नहीं चाहते कि ये कुछ कुकिंग करे या ऐसी चीज़ें करे, क्योंकि इसमें पढ़ने लिखने में ऐसी मतलब वही एज अ पेरेंट्स एक सवाल फिर से उठ के आता है कि जब हम अपने बच्चे के बारे में एज अ पेरेंट्स जब हम दूसरे के सामने उसकी उसकी तारीफ़ें करते हैं, तो हम बड़े ही सीना हमारा फूल जाता है, हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वो तारीफ़ें ऐसी कैसी होती हैं कि पढ़ता नहीं है, घर में लड़ता रहता है, भाई बहन को मारता रहता है, सुनता नहीं है ना? बस इधर-उधर घूमता रहता है आवारा। तो इस तरह के हमने एज अ पेरेंट्स हमने अपने बच्चों के लिए खुद बहुत सारी एक लंबी लिस्ट बना रखी है और जिसको बड़े शौक के साथ हम दूसरों के सामने उसको परोसते हैं। खासतौर पर जब बच्चा हमारे सामने है, पीठ पीछे तो फिर भी हम 1-2 मिनट के लिए उसकी तारीफ कर देंगे, पर सामने सिर्फ हम एक बड़ी लिस्ट बना के बोल देते हैं ये है। तो उसकी मम्मी ने मुझसे ये सारी लिस्ट बनानी शुरू की। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बता दी है, आप एक मेरी बात सुनिए और मुझे सिर्फ इस बच्चे के अंदर 3 अच्छाइयाँ बता दीजिए जो आपने अभी तक इसके अंदर देखी है। तो वो थोड़ा-सा सकपकाए और उनके पास एकदम जवाब नहीं था इस चीज़ का कि क्या बोलूँ मैं? तो बस अच्छा है, सुन लेता है। तो ऐसा कुछ डिटेल नहीं था क्योंकि देखिए, ये जो लिस्ट जो बनती है, ये पेरेंट्स के खुद से भी बनती है और साथ में उसके आस-पड़ोस के लोगों से बनती है। अगर आपके बेटे ने एक लड़ाई किसी से कर दी स्कूल के अंदर, तो बच्चा घर पहले पहुँचेगा नहीं पर उसकी रिपोर्ट आप तक पहले पहुँच जाएगी कि बच्चे ने गलती कर दी है। पर अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, तो वो आप तक कभी नहीं पहुँचेगी। और आप सिर्फ उसकी अच्छाइयों को हमेशा दरकिनार करते रहते हैं। एक उसके पीछे एक और सोच होती है हम सबकी कि ये कहीं अच्छाई कर दी तो बिगड़ ना जाए। तो अगर हम उसकी बुराइयाँ बोलेंगे तो शायद ये और बेहतर कर लें। तो इस तरह से इनसे इनके जो लेडी हैं इनसे मेरी बात हो रही है और मैंने इनसे पूछा तो मैंने बताया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए 3-4 दिन से आ रहा है और हम एज़ अ फैसिलिटेटर जो हमारी टीम है और हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं। आप थोड़ा-सा हमें टाइम दीजिए, आप हमें 15 दिन दीजिए और आप इसके अंदर आप भी देखना शुरू कीजिए कि इसके अंदर क्या बदलाव आता है। 15 दिन के बाद वो लेडी वापस आती है उसकी मम्मी अपने बेटे के साथ और कहते हैं कि आशीष जी, जो मैंने अपने बेटे के अंदर जो बदलाव देखे हैं वो काबिले तारीफ़ है। अब ना वो अपनी बहन को मारता है, चीज़ें सही से करता है और पढ़ता भी है, हर चीज़ करता है। तो मैंने उनसे पूछा अगर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हमने कोई जादू तो किया नहीं कि 15 दिन में बच्चा ऐसे कर रहा है और आप आके ऐसी बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये थी कि बच्चे को हमने कहा कि बेटा जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। जब बच्चा किसी चीज़ को करने में उसको खुशी महसूस होती है, जब बच्चा मन से, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, जब हम अंदर से खुश हैं, तो हम 10 चीज़ें अच्छी कर पाते हैं। पर लेकिन जब हम अंदर से खुश नहीं हैं और हम आपके ऊपर ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, बेटा पढ़ो, 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 तो वो चीज़ उसका असर जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। आपके अंदर की जो 10 अच्छाइयाँ होंगी वो भी आपकी मरती जाएँगी। तो मैंने उनसे सिर्फ सिंपल सी ये बात कही कि बस ये आपके अंदर है, आपको अपने बेटे के अंदर नज़रिया बदलिए, उसके अंदर सिर्फ उसकी तारीफ़ करिए। उसने क्या बेहतर किया अब उसको एप्रिशिएट कीजिए और वो कमाल होगा। तो वही लड़का जिसका नाम साजिद है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो लड़का 200 लोगों के लिए अकेले खाना बना सकता है, अकेले कैटरिंग कर सकता है और करता है। हमारे बहुत सारे चिल्ड्रन लेड इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर वो बखूबी एक भूमिका निभाता है उस पूरे इवेंट के फूड मैनेजमेंट करने के लिए। पूरे फूड को संभालता है, क्या मेन्यू वो लोग डिसाइड करते हैं, पूरी टीम डिसाइड करते हैं क्या बनना है, किस तरह से सर्व होना है, उसका बजट क्या है और उस कमाल की चीज़ें इस तरह से वो कर पाते हैं।
उनके चॉकलेट रागी केक का वो बिजनेस लेते हैं, लड्डूस के ऑर्डर लेते हैं। तो वो 14 साल का बच्चा जो कि अब 15 या 16 साल का होने वाला हो गया है, तो वो अभी से एक बिजनेस सीख पा रहा है। और ये जब सब बिजनेस सीख क्या बिजनेस कर पा रहा है, और ये जब चीज़ें उसकी माँ को दिखती हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ, बच्चा भी खुश है और ये चीज़ सीख पा रहा है। तो ये कहानी उनके लिए अपने आप है। और उन्होंने फिर 15 दिन बाद आके मुझसे बोलते हैं, आशीष जी ये आपके हवाले, हम ब्लाइंड फेथ के साथ आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको जो करना है करिए। तो ये इस तरह के जो बदलाव हमने देखे, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बच्चे को एक एक्सप्लोर करने का स्पेस दिया कि भाई आप समझो आपको क्या करना है, तो तभी ये कमाल हो पाए। और एक चीज़ और, काफ़ी लोग, काफ़ी पेरेंट्स के सवाल आते हैं कि यार जब बच्चा इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ना, तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता। क्योंकि हम अभी भी, या जितना हम बात कर लें कि मार्क्स ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, पर समाज के लोग थोड़ा सा वो अभी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और हमें ये बदलना पड़ेगा। तो आज वही लड़का जो पढ़ने में फेल हो रहा था, जो भी था, आज उसने 10th पास कर ली। तो उसके पेरेंट्स को ये भी सरप्राइज हो गया कि जो पढ़ नहीं पा रहा था, चीज़ नहीं कर पा रहा था, आज वो 10th भी पास कर गया, अड्डा भी कर रहा है, अपनी चीज़ें भी कर रहा है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी शिक्षा, अपनी सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग खुद से डिज़ाइन करना है। वो खुद से डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या सीखना है। वो अपने आप टाइम मैनेजमेंट कर रहा है कि मुझे अड्डा में भी 3 से 4 घंटे देने हैं, और ये भी पेरेंट्स को भी खुश करना है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो हम, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक और मैं आपको कहानी, इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक और लड़का है जो तकरीबन 12-13 साल का है, और ज़िंदगी में उसने कभी स्केट नहीं देखे थे। मतलब स्केट शायद देखे होंगे या उसको अनुभव नहीं किया था। तो अड्डा में आया और उसने स्केटिंग में काम सीखना शुरू किया। और अड्डा को सीखते हुए, मतलब अड्डा में स्केटिंग सीखते हुए, एक ऐसा, पर मैं कहूँगा कि उसके पेरेंट्स, जो उसके अब्बू हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने ये बात मान ली कि जो मेरा बेटा है, ये जिस चीज़ को करना चाहता है वो करे, मैं इसके पूरा साथ हूँ। और उन्होंने पूरे सपोर्ट के साथ आज वही बच्चा नेशनल ओपन रेलिंग स्केटिंग्स के वो का गोल्ड मेडलिस्ट है। हालांकि हम इस कंपटीशन में इतना विश्वास नहीं रखते, बट जब ये इस तरह की चीज़ें जब पेरेंट्स देखते हैं, क्योंकि वो तो इसी चीज़ों से नापते हैं उनका, तो हम, क्योंकि हम जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे अंदर बड़ी वो है, पेशेंस नहीं होते, हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए। हम हमेशा सवाल पूछते हैं, अरे बेटा क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं जाता है क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें हमारे इस माहौल में हो पा रही हैं। तो ये जो सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग की जो बात है, ये हालांकि कुछ नया नहीं है, हम इसको अपना नहीं रहे। क्योंकि जैसे हम मार्केट देखिए, सिंपल सी बात है कि जो हम देखते हैं ना, हम उसी के पीछे भागते हैं जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है। क्योंकि अभी जो माहौल है, उसमें हमने स्कूलिंग को एक ऐसा ऊपर चढ़ा रखा है, उसके अंदर हमें लगता है कि स्कूल ही सब कुछ है। और हमने ऐसी चीज़ों को, जो इसको हम कहते हैं, एक तो मुझे थोड़ी सी चुभन होती है जब हम बोलते हैं ये ऑल्टरनेटिव लर्निंग। तो जब ये ऑल्टरनेटिव लर्निंग कुछ होता नहीं है भैया, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन कुछ है नहीं। उसका रीज़न ये है कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ हमारे लिए काम की है। तो हमने सिर्फ समाज के अंदर कुछ तबकों को बड़ी अहमियत दे रखी है, हमने उनको हायरार्की और उसमें बोल रखा है कि अगर आप वो हैं तो आप समाज में आपका रुतबा है, आपका स्टेटस है। और अगर आप वही हाथ से काम करने वाले हैं तो आपका कोई स्टेटस नहीं है। जैसे अगर मेरे कमीज में अगर ये बटन लगा हुआ है, तो इस बटन बनाने वाले की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि अगर ये बटन ना हो तो मेरा अपने शरीर को ढक नहीं सकता। बट हम उसको वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हमारे समाज ने उसको तो माना ही नहीं। हमने कहा यार ये तो बटन है, कमीज में लगा है, टूट गया, दोबारा आके लगा दिया। तो ये जो हमारा चश्मा है चीज़ों को अहमियत देने का, समझने का, वो हमें बदलना होगा। तो उसी चश्मे के ज़रिए हमने सिर्फ ये जो अभी जो हम सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसके हम बात कर रहे हैं, तो वो उसकी ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है। लोगों को डर लग रहा है, संदेह की नज़र से देखते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि अगर मैं दुकान पे जा रहा हूँ साबुन खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने कोई नया साबुन, एक होममेड प्रोडक्ट है, कोई नया साबुन दे दिया कि भाई ये लो, ये अच्छा है, किफ़ायती है, और शायद सस्ता भी होगा, और ये वैल्यू उसकी अच्छी है। मैं उसको शायद, मैं क्या समाज, उसको शायद लेने से नज़रअंदाज करेगा कि नहीं, संदेह होगा कि यार ये
अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो इसलिए मुझे बेच रहा है। और वहीं पे एक ऐसा साबुन जिसकी मैं एडवर्टाइजमेंट टीवी पे रोज़ देख रहा हूँ, जिसके बारे में मैं अपने गली मोहल्ले में सुन रहा हूँ या अपने पड़ोसी को इस्तेमाल करते हुए देख रहा हूँ, तो मैं शायद उसको पे ज़्यादा जाऊँगा। तो वही चीज़ है अभी जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है, जो इसको व्यापक तौर पे बोलूँ, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक छोटे से हिस्से स्कूलिंग को हमने बहुत बड़ी अहमियत दे रखी है, और वो एक अहमियत जिसको दे रखी है वो हमें सिर्फ हसीन सपने दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल। क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, लोन भी लेने के बाद भी या चुकाने के बाद भी, हम वो जो शिक्षा है वो हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बढ़ा रही है। हम दोस्ती में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा रहे हैं, बेटा अगर तुमने मार्क्स अच्छे नहीं लाए तो तुम्हारा वो दोस्त तुमसे आगे बढ़ जाएगा, उसका एडमिशन निकल जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं दोस्ती के साथ एक दुश्मनी निभाने वाली बात अभी से जहन में पैदा कर रहे हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम्हें अगर उससे आगे बढ़ना है तो उसको नीचे दबाना पड़ेगा। और जो आपके अंदर, जो मन के अंदर प्रेम भाव है, जो एक सहयोग की भावना है, उसको कहीं ना कहीं मारना पड़ेगा। तो ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा हिला रही हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या सही है। इसका हक हमें खुद सिर्फ बच्चे के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों में सवाल उठते हैं कि भाई बच्चा इतना समझदार तो है नहीं कि कैसे वो फैसला ले ले कि उसके लिए क्या सही है। तो मैं कहूँगा कि जो क्रिएटिविटी अड्डा के माध्यम से जो हम एक माहौल तैयार कर रहे हैं, वो हम, ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ क्रिएटिविटी अड्डा ही वो एक माध्यम है, वो माध्यम और भी हैं, पर हमें उन्हें और समझने की, जानने की ज़रूरत है, या क्रिएटिविटी अड्डा जैसे माध्यमों को और बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों के सामने वो चीज़ें परोसनी होंगी। जैसे रोज़ घर में दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, हम ऊब जाते हैं, हमें लगता है कोई बदलाव हो, और जैसे ही हम शादी में जाते हैं तो हमारे सामने एक बुफे रखा होता है, और उस बुफे में हम चीज़ों को पहले थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। जो चीज़ अच्छी लगती है हम दोबारा जाके उसको लेते हैं। पर जीवन में हमारे सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो बुफे नहीं है। हमने सिर्फ एक स्कूल, एक डिश तैयार कर दी है कि हम इसी स्कूल में जाए, इसी डिश को खाएं, तभी हमारा कल्याण होगा, उसके अलावा कल्याण नहीं होगा। तो सवाल वही आता है कि हमें इस तरह के बूफे तैयार करने पड़ेंगे जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हों, समझने के लिए कि वो कम से कम चीज़ों को महसूस करें, जाने कि भाई फिल्म मेकिंग होती क्या है। अब फिल्म मेकिंग होती तो है, थोड़ा पता लग गया कैमरे के साथ काम होती है, पर उसके साथ डर है कि कैमरा टूट गया तो नुकसान हो जाएगा, भाई 30-40 हज़ार का कैमरा टूट गया तो क्या होगा। तो कैसे उस चीज़ को बच्चों में विश्वास लाना, वो हमें समझना पड़ेगा। हमें इस तरह का माहौल तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे बच्चों के अंदर, खास तौर पर जब मैं बात करूँ सरकारी स्कूल के बच्चों की, जिनको हम निकम्मा नालायक मानते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है, अगर उनको वो जरिया मिल जाए जहाँ पे उनके अंदर के जो खलबलाहट है, जो उनके अंदर जो सवाल है, जो सीखने की चाह है, उसको एक जरिया मिल जाए तो वो काफ़ी कमाल कर सकते हैं। और ये रियल एग्जाम्पल्स की स्टोरीज में बता रहा हूँ। जैसे एक आकाश शर्मा, अक्की करके हमारा एक स्टूडेंट है, वो फिल्म मेकिंग, मतलब स्कूल उसने छोड़ दिया इसी फिल्म मेकिंग को लेकर के, और फिर शायद उसने 12th ओपन से पास आउट करी, और आज वो खुद वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट शूट, इस तरह के काम वो खुद से कर रहे हैं। हमने नहीं बताया उसको जाके किसी इवेंट में जाके कॉन्ट्रैक्ट लो, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, उनसे प्रोजेक्ट्स ले रहा है। तो जब हम बच्चों को वो चीज़ देंगे, सपोर्ट करेंगे, सिस्टम तैयार करेंगे जहाँ पे वो गलतियाँ करें, उस गलतियों को वेलकम करें कि भाई आपने ये गलती कर दी, ये गलती नहीं है, ये आपके सीखने के लिए एक और तरीका है कि क्या आपने किया जिससे कि आप जो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं मिला। तो वो आपको और मजबूत बनाएगा समझने के लिए, जानने के लिए। तो क्रिएटिविटी अड्डा के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर ऐसी जगह बने। फिर जैसे कि अभी जो क्रिएटिविटी अड्डा है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चल रहा है, तो हमने कहा कि जो क्रिएटिविटी अड्डा है, जो जो खास तौर पर जिन चीज़ों को स्कूल में कहीं ना कहीं रोका जाता है, हमने उन्हीं चीज़ों को क्रिएटिविटी अड्डा अड्डा में उनका स्तंभ बना, आधार बना, कि हमने कहा हम सीखेंगे तो हम इस तरह से सीखेंगे। तो पहली शर्त तो हमने रखी सेल्फ डिसाइड लर्निंग, कि भैया आप अपने आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या सीखना है, किससे सीखना है और क्यों सीखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि हम
कोई कंपटीशन नहीं करेंगे किसी के साथ, हमारे यहाँ पे सब दोस्त है, और चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो बच्चा छठी में पढ़ रहा हो 8वीं में पढ़ रहा हो, हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ सीखेंगे। क्योंकि हम ये बहुत बड़ा एक और एज बैरियर कर देते कि तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब सीखना। और जो बड़े होने की कोई ऐसी डेफिनेशन हमारे समाज में है ही नहीं। ठीक है, आप हमेशा बच्चे रहते हैं अपने माँ बाप को, और हमेशा बच्चे बने रहेंगे, एज फैक्ट है। पर जब सीखने की बात आती है तब आप उसको बच्चा बना रहे। तो हमने कहा नहीं, कोई भी एज का डिफरेंस नहीं होगा, हम इसको कहेंगे कि हम सब मिलकर के एक साथ सीखेंगे। तो हमने कहा पीयर टू पीयर लर्निंग हमारा होगा कि हम मिलकर सीखेंगे। उसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं वो भी सीखेंगे, वो भी उसका जरिया है। हम फैसिलिटेटर्स हम भी सीखते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तीसरा हमने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हम पेरेंट्स जो हैं बड़े ही जिज्ञासु रहते हैं, हमेशा संदेह में रहते हैं कि हमारा बेटा कर क्या रहा है और बच्चा कर क्या रहा है, वो क्या सीख रहा है। उसका एक आधार तो हमने बोला मार्क्स, मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल है तो भैया अच्छा बच्चा है, अगर वही 0 आउट ऑफ 10 है या 0 आउट ऑफ जो भी है तो भैया निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। तो कैसे हम बता पाए, कैसे ये समझा पाए, उनके अंदर वो विश्वास जगा पाए कि जो बच्चा है वो ज़ीरो नहीं है, वो भी हीरो है। तो वो हीरो किस चीज़ में है? तो हमने कहा भाई हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कि जिसके अंदर बच्चे सब मिलके, जो भी हक के लोग हैं फैसिलिटेटर्स, वो डिसाइड करें कि भाई इस हफ्ते या इस अगले 10 दिन या 15 दिन हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो जब हम वो उस प्रोजेक्ट के बारे में हम सीखने वाले हैं तो हमारे अंदर सवाल अपने आप से आने शुरू होते हैं। तो हमने कहा भाई जब चीज़ सीखनी है, कैसे सीखनी है, क्या सीखनी है, क्या सामान चाहिए होगा। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं अच्छा इसके लिए हमारे पास शायद अभी सिखाने वाले कोई नहीं है हमारे स्पेस में, तो हम क्या करें, तो हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं स्पेशल रिसोर्स पर्सन की तरह कि भाई आप आइए, बच्चों के साथ वर्कशॉप लीजिए, उनको सिखाइए। और उसमें से अगर कोई बच्चा लगता है यार ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसको एज आ कंटिन्यू करें और वो उसको लीड करे उस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाता रहे। तो हमने कहा भाई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो ताकि पेरेंट्स भी देख सके कि बच्चा क्या सीख रहा है। तो उसमें जैसे बच्चे कम्युनिटी के लिए बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, पेरेंट्स बिजनेस कार्ड बनाते हैं, और दरिद्र कैफ़े है जैसे, काफ़ी कमाल का कैफ़े है जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है, कम्युनिटी के लोगों को बुलाया जाता है, अड्डा के दोस्तों को बुलाया जाता है, बच्चे ही पूरा कैफ़े को रन करते हैं। और ये तो कमर्शियल कैफ़े नहीं है, ये गिफ्ट कल्चर बेस्ड कैफ़े है। तो बच्चों के अंदर ये भावना अभी से ही कैसे आए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम स्कूल में या समाज में सिखाते नहीं हैं, और वो ना ही सिखाई जा सकती है। वो परिस्थितियाँ बच्चों के अंदर अपने आप से उत्पन्न करती हैं, और बच्चा उनको जब महसूस करता है तो वो चीज़ें आती हैं। जैसे दूसरे के बारे में सोचना कि भाई उसने खाना खाया है या नहीं खाया, ये वो सिखा नहीं सकता कोई, या ताकि वो भावना नहीं आ सकती। जब आप किसी के दर्द को महसूस करेंगे, वो दर्द महसूस करना कोई बता नहीं सकता, वो खुद से आता है। और उसके समझने के लिए आपको माहौल चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये ऐसा होता है। तो बच्चे अभी से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे वो समाज के हितों के बारे में सोचते हैं, अपने को साइड में रखते हैं पर दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो उसमें जैसे दरिद्र कैफ़े है, वो गिफ्ट कल्चर पे पूरा कि भाई हम पैसा चार्ज नहीं करेंगे, आप आएँ, पूरा आपके पास जो गिफ्ट है वो हमारे साथ शेयर करें, जो जैसे उसके अंदर हाँ बाय 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 बेटा। तो उसके अंदर हाँ हो गया, बाय हो गया, कर रहा बेटा, कर रहा। अच्छा, तो वो बड़ा ही उनको लगता है कि चीज़ें शेयर करें। जब हम चीज़ें शेयर करते हैं तो वो उसका वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे, उसकी रीच बढ़ जाती है। तो इसी तरह फिर कम्युनिटी में वो जैसे त्यौहार होते हैं तो वो स्पेशली खाना बनाते हैं या मिठाइयाँ बनाते हैं, और कम्युनिटी में ऐसे लोगों को बांटते हैं जो शायद जिनके घर नहीं है या घर में लोग नहीं हैं, घर से दूर रह रहे हैं। तो ये भाव वाली चीज़ें उस स्पेस के अंदर पूरी सीख पाते हैं और कर पाते हैं। तो एक काफ़ी जब इस तरह की बातें हम शेयर करते हैं तो काफ़ी लोगों के अंदर सवाल आता है कि जो सेल्फ डिज़ाइन लर्निंग की जो आप बात करते हो ना, ये सिर्फ एक सीमित तबके के लोगों के लिए है। ये बहुत बहुत सवाल आता है लोगों से कि ये सिर्फ जिनके पास पैसा है वही लोग कर सकते हैं। या जैसे आज ही किसी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी अड्डा स्कूल में नहीं होता, तो कैसे लोग बच्चों को ये चीज़ें सीखने को मिल सकती थी। तो सवाल वही है कि ये हमारे अंदर गलत धारणाएं हैं। अगर हमें सीखना है तो हम ये नहीं कह रहे कि अड्डा अकेला इस चीज़ को पूरा सब कुछ
पूरी दुनिया बदल देगा या पूरे भारत को ठीक कर देगा। उसके लिए हम सबको मिलकर आना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देखेंगे या समझेंगे कि जब ये लॉर्ड मैकॉले की जो ये शिक्षा नई प्रणाली आई जिसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, क्या उससे पहले वो शिक्षा पद्धति हर किसी ये शिक्षा स्कूलिंग सबके लिए अवेलेबल थी? नहीं थी। तो लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने उसमें आवाज़ आई। तो एज अ लोग हमारे को ये आवाज़ उठानी होगी, ये समझना होगा कि हमें क्या चाहिए। और क्रिएटिविटी अड्डा एक माध्यम है और ऐसी संभावनाएं हमारे समाज में और अपने आप खुलेंगी। तो क्रिएटिविटी अड्डा जैसी संभावनाएं हमें और खोलनी होंगी, हमें समझना होगा। और उसके लिए सबसे पहली पहल जो है पेरेंट्स को ये सवाल उठाने होंगे। भाई जब ज़रूरत होगी तभी आप सवाल उठाएंगे, तभी उसकी मांग करेंगे। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि इसकी ज़रूरत बहुत क्यों है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये जो एक और चीज़ है, हमने इसको एक अनस्कूलिंग स्पेस बना दिया। हमने कहा ये एक अनस्कूल स्पेस है जिसके अंदर हमने कहा हर कोई वेलकम है, चाहे उसका क्या बैकग्राउंड है हमें नहीं पता, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या उसकी जैसे इसी से मुझे याद आया कि हमारे पास एक और लड़का है जिसका नाम चिराग खन्ना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस चिराग की भी है। एज पर गवर्नमेंट मतलब डॉक्टर्स ने उसको शायद कहना नहीं चाहिए मुझे कि 50% उसकी इंटेलेक्चुअल पे थोड़ा सवाल किया कि वो 50% इंटेलिजेंट है वरना वो स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड की तरह इसकी बात उसकी मदर ने हमें शेयर की थी। उनका वीडियो भी आप हमारे फेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा इस तरह से है और स्पेशल है, तो क्या ये अड्डा इसको वेलकम करेगा? हमने बिल्कुल हम इसको वेलकम करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि चिराग की जो जर्नी रही एज अ स्पेशल चाइल्ड की, वो एक रोल मॉडल रहा बाकी बच्चों के लिए। उसने किचन में आके स्लो फूड में आके इतने काम किए, इतने ऑर्डर्स लिए हैं उन्होंने, इतने प्रोजेक्ट्स हैंडल करे और एक काफ़ी हद तक एक शेफ़ बन पाया है वो। उसको लगभग 25 से 30 शायद ज़्यादा ही आती हैं उसको रेसिपीज़ आती होंगी। प्रोजेक्ट्स को लीड करना, एक अलग तरह की लीडरशिप को लेना, पीयर टू पीयर लर्निंग कैसे वो बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, साझा करता है। तो ये काफ़ी संभव हो पा रहा है क्योंकि वो जो जगह है उसके अंदर हमने सबके लिए एक स्पेस दिया है। हमने वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो मैं वही बात कर रहा था कि हमने इसको कहा कि एक अनस्कूलिंग स्पेस है जहाँ पे हम बड़े भी आके इस चीज़ें सीख सकते हैं। कई बार लोग बाहर से आते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से, यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, चीज़ें सीखते हैं, वो शेयर करते हैं, हम उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो जब बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, पर वो इंग्लिश में किसी तरह बात करने की कोशिश करते हैं या अपने स्किल्स को शेयर कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो कमाल का बिल्ड है। तो बच्चे ऐसे आईडेक कॉन्फ्रेंस में गए, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजुकेशन काउंसिल्स के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने वर्कशॉप्स होस्ट करी, शेयर करी, दूसरे स्कूल्स में जाते हैं, वर्कशॉप करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आप देख पाते हैं तो आपको लगता है कि जो हम सेल्फ डिजाइन लर्निंग की बात करते हैं ये सच में है और ये संभव है और ये हो सकती है। और मैं कहूँगा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जॉब हमारे पास है नहीं, अगर जॉब है भी तो उनको पाने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी कतार है और कतार में सिर्फ स्कूल एक माध्यम नहीं है। उसके लिए आपको एडिशनल स्किल्स आनी ज़रूरी हैं क्योंकि आप कोई भी जॉब प्रोफाइल देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो आपके पास सर्टन डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद कुछ लर्निंग मतलब डिप्लोमा होना या इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। तो हुनर होना ज़रूरी है। और हम क्या हो रहा है कि जो अभी जिस स्कूलिंग की बात जो हम कर रहे हैं उसका जो आउटकम आ रहा है कि हम 15 साल 18 साल स्कूल अपने देने के बाद भी हम अपने आप को हताश पा रहे हैं क्योंकि हमारे को जिस सपने के साथ हम आगे बढ़े वो सपना देख नहीं पा रहे हैं। और सपना जब देख नहीं पा रहे हैं तो तभी ये हो रहा है कि सॉरी टू से कि काफ़ी इंजीनियर दोस्त हैं जो काफ़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हताश हो रहे हैं कि इंजीनियर्स के लिए जॉब नहीं है। वो चीज़ें बदल रहे हैं, एक चीज़ नहीं कर पा रहे दूसरी चीज़ कर रहे हैं और अब वो अपने आप को इस तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। तो वो गलती का एहसास 18 साल बाद हो रहा है उनको। अगर वही चीज़ अगर वो पहले से समझना शुरू कर दें
तो उनको जॉब ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, वो जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जॉब क्रिएटर ना अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपनी खुद की चीज़ें शुरू कर सकते हैं। जो मैं अभी छोटी-छोटी स्टोरीज़ बता रहा हूँ, आपको जो शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसे बच्चों की स्टोरीज़ हैं जो कहीं न कहीं एक स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं और कहीं न कहीं अपने उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो काफ़ी कहूँगा कि शायद थोड़ा-सा जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, वो समझा पाया हूँ और कह पाया हूँ। मैं एक बार ज़रा और देख लूँ ज़रा कुछ सवाल कमेंट्स क्योंकि दिख रहे हैं मुझे। देखूँ कुछ इंटरेस्टिंग और जिसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँ। तो सवाल तो हैं जैसे काफ़ी है। ओह तेरी! तो सवाल की जर्नी चलती रहेगी और मैं मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी समय ले लिया है और ये जर्नी बहुत है। अगर भविष्य में भी अगर आप हम मिलके क्योंकि हमेशा हमारी ये सोच रही है क्रिएटिविटी अड्डा की जो सोच रही है वो ये रही है कि हम कैसे कोलैबोरेटिव स्पेसेस क्रिएट कर सकें जहाँ पे हम मिलकर चीज़ें सीख सकें, मिलकर चीज़ें साझा कर सकें और समाज को बेहतर बना सकें। तो इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं और उसी में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी अड्डा जो शिक्षांतर के अंडर में शिक्षांतर उदय संस्थान उदयपुर का ही एक प्रोजेक्ट है और डीएस ग्रुप के सपोर्ट से ही हम उसको रन कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है और सवाल जानना चाहते हैं या कैसे मिलके हम कुछ और जगह कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम आप चाहें तो हम इस इस वार्ता के बाद भी मिल सकते हैं और आगे जुड़ के एक साथ कुछ और नया कर सकते हैं या जो चल रहा है उसको और बेहतर बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हम मिलें और जुड़ के काम करें। तो धन्यवाद आप लोगों ने सुना, काफ़ी जो भी था वो दिल से आया, तो शायद वो फ्लो थोड़ा-सा अटपटा रहा और जो भी रहा थैंक यू इस मंच पे तैयार करने के लिए। थैंक यू स्मृति, आपने इस टॉक के लिए इनवाइट किया। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा पेज है क्रिएटिविटी अड्डा दिल्ली करके पेज है, फेसबुक पे देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।